अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 201 की ग्रैंड क्विज़ की प्रिपरेशन करेंगे। आप सबको पता है आपका जो ग्रैंड क्विज़ है वो कल होगा, तो इंशाल्लाह इसकी आज मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा। इसके अलावा ये पास्ट पेपर जो होंगे वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आप ये जो मेरी वीडियो है इसको कंप्लीट वॉच कर लेंगे, ओवरऑल आप समझ लेंगे, तो इंशाल्लाह आप ग्रैंड क्विज़ के अंदर अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ इंशाल्लाह जैसे ही मैं खुद ग्रैंड क्विज़ अटेम्प्ट करूँगा आपके लिए जो है वो ग्रैंड क्विज़ अटेम्प्ट करने के बाद साथ ही विदिन आफ्टर 5 मिनट्स आपके साथ शेयर कर दूँगा और उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। CS 201 की जो स्टार्टिंग है, लेक्चर आपको पता है आपका जो लेक्चर नंबर 1 से लेकर 22 आपके लेक्चर्स आएँगे ग्रैंड क्विज़ के अंदर। इसके अलावा ये भी आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल जो आपका लेक्चर नंबर 1-2 है ये बेसिकली प्रीवियस चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी चीज़ें नहीं है, तो आप इसको जो है वो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो लाइन है वो थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट थी कि आपकी प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो ये देखें, ये प्रोग्राम की पहली लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, इसको आपने स्किप नहीं करना। डेफिनेशन प्रोग्राम की पिछली दफ़ा ग्रैंड क्विज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। इसके अलावा जो ग्रैंड क्विज़ से पहले जो आपके पास्ट पेपर होते हैं, पास्ट पेपर के अंदर भी आपकी डेफिनेशन पूछी जाती है, तो ये आपको एज MCQs आपसे पूछी जा सकती है। तो आपने इसको इस तरह याद कर लेना है, आपने इसको स्किप नहीं करना। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, वही बात है कि आपकी स्किल्स वगैरह क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप वगैरह स्किप वगैरह कर सकते हैं, सिर्फ आपने इसको एक दफ़ा अपने नॉलेज के लिए पढ़ लेना है, उसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ से बेसिकली आपका जो काम है वो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है। ओके, तो लेक्चर नंबर 2 क्या है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये 3 जो डेफिनेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी एग्जांपल आपसे बहुत दफ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो एग्जांपल होती है वो आपसे बहुत दफ़ा पूछी जाती है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसकी एग्जांपल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की है, ऑपरेटिंग सिस्टम की है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की है। तो ये 3 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा पूछी जाती है। ये टॉपिक आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसी टॉपिक से आप आपके जो पिछली दफ़ा ग्रैंड क्विज़ के MCQs थे वो बहुत दफ़ा हर बच्चे के क्विज़ में आए हुए थे। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लेना है, इसको आपने स्किप नहीं करना। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं किसको है, ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ये भी आपसे बहुत दफ़ा पूछा जाता है। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। ये वाला जो पेज है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा, आपने इसको स्किप नहीं करना। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेफिनेशन होती है ये भी आपसे पूछी जा सकती है। जिस तरह यहाँ से जो ग्रैंड क्विज था उसके अंदर प्रीवियस दफ़ा जो ओवरऑल पास्ट पेपर में यहाँ से आपको डैश डाला होता है और यहाँ से आगे आपको जो MCQ होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एज MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एज क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगर डिवाइस ड्राइवर्स की बात करें तो डिवाइस ड्राइवर्स भी आपने सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़े हुए हैं। तो डिवाइस ड्राइवर किस तरह इंस्टॉल करते हैं या डिवाइस ड्राइवर कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपने इसकी जो काइंड्स हैं वो याद रखनी है कि जिस तरह आप यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है कि दीज काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर नोन एज डिवाइस ड्राइवर। कौन से काइंड्स के जो कि कम्युनिकेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के साथ। तो ये जो 2-3 लाइनें ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जाती हैं। उसके आगे बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है कि इज़ अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ वेरी स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मीनिंग सिस्टम रिसोर्सेज। तो ये भी मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये मैनेज करते हैं सिस्टम रिसोर्सेज को। इसके अलावा किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ से ये लाइन द कंपाइलर एंड इंटरमीडिएट आर बिलोंग टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपने स्किप नहीं करना, ये बहुत दफ़ा पूछी जाती है। पास्ट पेपर के अंदर भी ये लाइन आपसे एज MCQs बहुत दफ़ा आई हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके ग्रैंड क्विज में आ सकती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि जो पोजीशनिंग सिस्टम होती है, ग्लोबल सिस्टम वगैरह जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इस तरह जिस तरह अगर बात करें तो VU LMS किसकी एग्जांपल में आता है, तो ये भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बेसिकली आपका सिर्फ एक टास्क इससे परफॉर्म हो रहा है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पे, आपने याद रखना है। इस तरह के MCQs भी आपसे पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ सी है तो हिस्ट्री ऑफ सी आपसे 60 to 70 एक MCQ से आ सकता है, वो डेट्स वगैरह का होगा, तो आपने वो गूगल से आपको पता है गूगल कर लेंगे तो आपको गूगल के अंदर से इसका राइट आंसर मिल जाएगा। उसके आगे टेबल ऑफ टूल वगैरह एडिटर होता है। एडिटर आपको पता है किस लिए इस्तेमाल होता है कि आप जो अपने जो फाइल्स हैं उसको एडिट कर सकें, आप उसको कर सकें। इसके लिए कंपाइलर के लिए आपको एडिटर इस्तेमाल होता है कि आप अपनी जो फाइल है उसको राइट कर सकें। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर डिफरेंस क्या है, इसको आपने इस तरह याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ओवरऑल रीड कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑल लिख दिया है। आगे अगर बात करें तो ये सारा कुछ आपने एक दफ़ा खुद से रीड आउट कर लेना है। डीबगर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ये आपका मेरा नहीं ख्याल 2020 के अंदर किसी बच्चे ने ना अटेम्प्ट किया हो। डीबग क्या करना होता है, डीबग का मतलब होता है कि आप सॉफ्टवेयर को अपना एरर जो है उसको फाइंड कर रहे हैं और एरर को फाइंड करने के बाद आप उसे ख़त्म करें, तो इस सारे प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लिंकर का काम होता है कि आपको लिंक करवा देता है जो फाइल्स होती हैं उनसे, और लोडर का काम होता है आपको जो लोड करवा देता है आपकी मेमोरी के अंदर जो लोडिंग हो रही होती है ड्यूरिंग प्रोग्राम।
तो आप उसको हम लोडर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने इसको स्किप नहीं करना, आपने इसको याद रखना है। आगे लेक्चर नंबर 3 की बात करें तो लेक्चर नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है वो जी। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या कह रहा है, ये इस तरह की चीज़ें आपसे बहुत दफ़ा पूछी जाती हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसको मेन वगैरह को इस तरह का फंक्शन आपसे पूछा जाता है। आगे जाके मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, हैश इंक्लूड दिस इज़ द प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपसे बहुत दफ़ा पूछी जाती है, हो सकता है आपको ग्रैंड क्विज़ के अंदर आ जाए। इसको आपने याद रखना है। आईओ स्ट्रीम क्या होते हैं, ये भी आपके पास फाइल्स होती हैं। आईओ स्ट्रीम को हम लोग किन साइंस में लिखते हैं, ये वाले साइंस होते हैं जिन साइंस के अंदर हम लोग आईओ स्ट्रीम को लिखते हैं। तो ये साइंस आपने याद रखनी है, ये पिछली दफ़ा आपसे पूछे गए थे ये, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना, अपने माइंड में इसको भी आपने याद रखना है। आगे अगर बात करें तो आगे मेन वगैरह की बात करें, आपका मेन फंक्शन जो होता है वहाँ से आपका जो प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट होता है, इसको भी आपने याद रखना है। इसके अलावा हम मेन के आगे ये दो जो ब्रैकेट्स हैं ये लगाते होते हैं। तो पिछले दफ़ा ऑप्शन आए हुए थे, क्या हम ये ब्रैकेट्स लगाते हैं या ये ब्रैकेट्स लगाते हैं। ये आपके मेन फंक्शन की ब्रैकेट्स होती हैं और ये आपके वॉइड मेन के आगे जो ब्रैकेट्स लगती हैं वो ये वाली होती हैं, ये आपने याद रखना है। उसके आगे कह रहा है ये वाली ब्रैकेट्स किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये देखें ये नॉर्मल ब्रैकेट्स होती हैं जिसको हम लोग किस लिए मेन फंक्शन के साथ विद मेन हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं मेन फंक्शन के साथ। जबकि नेक्स्ट वैल्यू के साथ वो कह रहा है कि हम लोग जो है उसको फंक्शन के लिए जो वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोग्राम के लिए होती है, वो आपके पास ब्रेसेस होती हैं। उसके आगे आपको क्या कह रहा है, अगर आपने सी आउट करवाना है किसी भी लाइन को तो आप इन दो ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करेंगे, ये आपने याद रखना है। सी आउट्स के लिए आप इनको ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करेंगे और आपने जिसको करवाना है उसको आप इन डबल कोटेशंस के अंदर, इन डबल कॉमास के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा सी आउट का फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, सी आउट का कहते हैं प्रिंट करवाने के लिए। अगर आपने कोई भी चीज़ को प्रिंट करवाना है तो आप वहाँ पर सी आउट को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपने यही सारी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बता दिया, आपने एक दफ़ा खुद से पढ़ लेना है। प्रोग्राम आपको सिंपल दे रहा है, छोटे छोटे प्रोग्राम आते हैं आपके और उसका आउटपुट आपने लिखना होता है। जिस तरह इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा यहाँ पे, ओके जी। अब देखिए इसका आउटपुट आपके सामने क्या होगा, देखिए यहाँ पर उसने 3 फंक्शन लिए हैं एक्स वाई जेड, और तीनों फंक्शंस की इसने वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। 3 लाइंस आपके पास वो डिक्लेयर कर रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह का इस तरह प्रोग्राम आपसे पूछा जा सकता है। एक सिंपल सा प्रोग्राम होगा, सिर्फ आपको बेसिकली फंक्शन होना चाहिए। तो इसके अलावा डिफरेंस आ सकता है इसमें, देखिए वो क्या कह रहा है आपको कि आप एक साथ तीनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अलग-अलग भी इसको एक दफ़ा से जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेरेशन जो होती है पहले होती है और इनिशियलाइजेशन जो होती है वो बाद में होती है आपके पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वो आपको कह रहा है कि आपने इस तरह सारा डिस्प्ले करना है। सी आउट का आपको सारा एग्जांपल दे रहा है, तो ये आपने पढ़ लेना है एक दफ़ा से, लेकिन बेसिकली जो MCQ है वो आपको यहीं से आते होते हैं। आगे आपको दोबारा से एक सिंपल सा फंक्शन दे रहा है, आपने इसको भी दफ़ा पढ़ लेना है। लॉन्ग डेटा टाइप किस लिए इस्तेमाल होती है, ये एग्जांपल के तौर पर आपने याद रखना है। लॉन्ग डेटा टाइप का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ अगर लॉन्ग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं आप उसके लिए लॉन्ग डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। रियल नंबर्स को अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो रियल नंबर्स के लिए आप फ्लोट को और डबल को इस्तेमाल करेंगे। ये 2 MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। फिर फ्लोट डेटा टाइप के अंदर फ्लोट एक्स है, फ्लोट वाई है, फ्लोट जेड है, तो इसका आपको बता दिया आपको फंक्शन है। फिर डबल डेटा टाइप की बात करें तो डबल डेटा टाइप में आपको क्या कह रहा है कि डबल डेटा टाइप के अंदर आप जो है एक डबल नंबर जो होता है उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये भी एक लॉन्ग टाइप जो होता है करैक्टर उसके लिए इस्तेमाल करता है। इसके लिए आपका जो साइज़ होता है वो ट्वाइस होना चाहिए, यानी दुगना होना चाहिए। फिर 4 के लिए अगर आपने कोई भी करैक्टर्स को इस्तेमाल करना है अपने डेटा के अंदर, जिस तरह प्रोग्राम के अंदर आप ए को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ए को इस्तेमाल करने के लिए आप यहाँ पर जो है वो करैक्टर डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के MCQs आपसे पूछे जाते हैं। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है। प्रिपरेशन किए बगैर आपने अपना जो क्विज़ है उसको अटैम्प्ट नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है। ये देखें ये टेबल आपने इस तरह याद कर लेना है, ठीक है। ये MCQs में आपसे पूछा गया था। मोड का ज़्यादा आता होता है तो मोड को आपने स्किप नहीं करना, बाकी आप खुद से एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ये टेबल भी आपने इस तरह याद कर लेना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। लास्ट में बात करें टिप्स की, तो आपके टिप्स से तकरीबन 70 to 80% MCQs आपके टिप्स से आ रहे होते हैं। ये आपने चीज़ याद रखनी है कि आपने हर लास्ट में जो चैप्टर है उसको टिप्स को लाजमी इस तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट की बात करें तो आपको लेसन नंबर 4 में सिंपल प्रोग्राम दे रहा है। सिंपल प्रोग्राम के साथ आपको जो एक्सप्रेशन है वो बता रहा है। तो एक्सप्रेशन में देखें आपको मैंने पहले ही बताया, इस तरह का जो डेटा है वो ज़्यादा आता होता है कि अगर हम ये इसको इंट एज 1 और यहाँ पर अगर सेमीकोलन के बाद एज 2 लिखते हैं, इंट एज 2 इंट एज 3, तो क्या इनमें कोई डिफरेंस है, ट्रू या फॉल्स? तो आपका ट्रू होगा क्योंकि इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो डेफिनेटली वो आपसे इस तरह का क्वेश्चन बना के पूछेगा कि आपको अपना अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर चीज़ जो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके आगे अगर आपने सी इन करना है, सी इन किस लिए कहते हैं, सी इन का मतलब होता है इनपुट। अगर आप अपने प्रोग्राम में इनपुट देना चाहते हैं तो प्रोग्राम में इनपुट के लिए आप जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो सी इन होता है। और अगर आप कोई आउटपुट को शो करवाना चाहते हैं
तो आउटपुट के लिए हम सी आउट को इस्तेमाल करते हैं। आपने याद रखना है, ये 2 MCQs बहुत दफ़ा पूछे गए थे, पिछली दफ़ा आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके आगे यहाँ पर बात करें तो ये देखें सी इन इसने लिया हुआ है, सी इन के साथ जो आप साइन है वो इस तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी अब आपने इनपुट लेना है और सी आउट अब आपने इनपुट देना है। आउटपुट जो है वो आपने जो है वो स्क्रीन को देना है, तो आप यहाँ पर इस तरह इस्तेमाल करेंगे। ये एग्जांपल आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है, ये एज MCQs आपसे पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो अच्छी तरह याद करना है, स्किप आपने इसको नहीं करना। उसके आगे आपसे ये वाला MCQs बहुत दफ़ा पूछा गया था कि अगर आपने मल्टीप्लाई करवाना हो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर तो हम किस तरह करते हैं। तो आपको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर है ना, तो प्रोग्राम के अंदर हम इसे एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स लिखेंगे, ठीक है। अगर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को हम जो है वो मल्टीप्लाई बाय दोबारा से इसको एक्स क्यूब करेंगे। तो ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो वही सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये आपको मैं पेज दिखा दूँ तो पेज नंबर है आपका 28, पेज नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लें और आप इसको ओवरऑल याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं तो सिंपल आपको प्रोग्राम दे रहा है, तो सिंपल प्रोग्राम को आपको जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में फिर वही कहूँगा, टिप्स आपको इस तरह याद करने की ज़रूरत है, टिप्स आपने स्किप नहीं करनी। उसके आगे आपको क्या कह रहा है, फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको फ्लो चार्ट दिया जा सकता है। जो सिंबल्स होते हैं, जिस तरह ये सिंबल कौन सा होता है, ये स्टार्ट का सिंबल होता है, तो फ्लो चार्ट में से क्या कहते हैं, आपको जो ऑप्शन होगा पहला स्टार्ट है, एंड है, या दूसरा जो एरो का होता है। तो इस तरह आपने याद कर लेना है, इसको भी आगे जाके मैं आपको जो फर्दर है इसको दिखाता हूँ। तो देखें जी, सबसे पहले इफ़ एल्स की एग्जांपल दे रहा है आपको। अगर आपको लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आपको पता है इफ़ अगर आप इस्तेमाल करें तो इफ़ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ़ है जो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये आपसे पूछा जाता है कि इफ़ कौन सी स्टेटमेंट है, इफ़ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसको आपने याद रखना है। आगे आपको प्रोग्राम दे रहा है, इसको आप स्किप कर दें, इसको टेबल को आपने अच्छी तरह याद करना है, ये पूरे लेसन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। आगे अगर बात करें तो फ्लो चार्ट का आपने पैराग्राफ एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लेना है, फ्लो चार्ट किस लिए होता है। और ये वो सिंबल है जिनकी मैं आपको आगे बात कर रहा था। ये देखें, ये स्टॉप और का इस तरह सिंबल आपको क्रिएट करके दे सकता है और ये ऑप्शन आ सकते हैं। प्रोसेस का क्या होता है, फिर इसके बाद जो डिसीजन है उसका क्या है, फ्लो लाइन क्या है, तो ये आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है, इनको आपने जो है वो स्किप नहीं करना, ठीक है। आगे बात करते हैं, वही बात है आगे इफ स्ट्रक्चर में आपको दोबारा प्रोग्राम वगैरह दे रहा है तो प्रोग्राम को आप स्किप वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि इतने लंबे लंबे प्रोग्राम अब आपके आएंगे नहीं, आपका ग्रैंड क्विज होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जो है वो बहुत दफ़ा देखा है ग्रैंड क्विज के अंदर। ये जो फाइल है बहुत दफ़ा आई हुई है, ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। अगर आपने ये स्किप करेंगे तो आपके तकरीबन 2 से 3 हर लड़के या लड़की के MCQs में ये आ रहे होते हैं, तो ये आपने स्किप नहीं करना। उसके अलावा जो आगे ये टेबल्स हैं, इसको क्या कहते हैं, देखिए ये नोट का साइन है। अगर आपने MTS 202 पढ़ी हुई है तो उसके अंदर ये साइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो नोट के साइन के अंदर आपने ट्रू और फॉल्स है, ये भी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ट्रू है तो नोट इसमें ट्रू में क्या होगा, तो ये फॉल्स के बराबर हो जाएगा। तो ये एक MCQs है जो मैंने आपको करके दिखा दिया, तो ये आपका इस तरह याद करना है, आपने इसको भी स्किप नहीं करना। लेक्चर नेक्स्ट की बात करें तो लेक्चर नंबर 6 में आपको क्या कह रहा है वो, अब आपके पास देखें थोड़ी सी जो कॉम्पिटिटिव काम है, थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड काम है वो स्टार्ट हो जाता है, लूप्स वगैरह आ जाती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ लूप। तो लूप कहते हैं रेपिटेशन ऑफ नंबर को। ये आपने स्किप नहीं करना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि व्हाट इज़ लूप रिपीट। अगर आपने एक ही प्रोग्राम में अगर आप 2 से 4 दफ़ा अपने प्रोग्राम में चीज़ों को रिपीट करवाना चाहते हैं तो आप लूप का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, इसको आपने याद रखना है, ये भी आपसे ग्रैंड क्विज में पूछा जा सकता है। वाइल लूप है, वाइल लूप का आपने सिंटैक्स याद रखना है, ये सिंटैक्स आपने नहीं छोड़ना, इसी तरह के सिंटैक्सेस आपसे पूछे जाते हैं, तो ये सिंटैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रहा है, फर्दर एक्सप्लेनेशन को आप छोड़ दें। ये आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर किया हुआ है वाइल के साथ, इसको भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, ये भी आपके MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इतना लंबा प्रोग्राम है, इसको आप स्किप कर दें क्योंकि अब आपका ये जो प्रोग्राम है ये नहीं आएगा आपसे। फिर वही बात है कि सी आउट सी इन यहाँ पे इसने किया हुआ है, तो ये आपने जो 2 चीज़ें इसको याद रखना है, इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है। ये आपसे लूप स्ट्रक्चर का जो फ्लो चार्ट है उसके अंदर आपको यहाँ पे इसने सिंटैक्स बताया हुआ है, तो आपने इसको याद रखना है, इसको आपने स्किप नहीं करना, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, लेक्चर नंबर 7 टिप्स आपने याद रखनी है। यार मैं आपको लास्ट में बताता रहता हूँ, लेक्चर्स में भी मैं इंशाल्लाह इसके लिए अपलोड करूँगा आपके लिए आगे बना के, तो अपने टिप्स की याद रखना है, टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से आपके ज़्यादातर जो होते हैं वो आ रहे होते हैं, जिस तरह देखें ये पिछली दफ़ा बहुत दफ़ा MCQs पूछा गया था, वाइल लूप में एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम। जो वाइल लूप होती है वो एग्जीक्यूट होती है 0 दफ़ा या इससे ज़्यादा दफ़ा। तो
तो डू वाइल के अंदर और वाइल के अंदर डिफरेंस ये है, आगे जाके मैं आपको इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। तो ये आपने याद रखनी है। अब मैं ओवरऑल अगर आपको टिप्स वगैरह बताऊँगा तो वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हर चैप्टर के हर लेक्चर के अंदर टिप्स को आपने लाजमी याद रखना है, इसको आपने स्किप नहीं करना। डू वाइल का सिंटैक्स क्या होता है, डू वाइल का सिंटैक्स ये होता है, इसको भी आपने याद रखना है। डू वाइल और वाइल का जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपसे जो होता है पूछा जाता है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं डू वाइल और वाइल के अंदर, तो आपने इसको याद करना है, इसको स्किप आपने नहीं करना। फ्लो चार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट भी इसका ये है, इसका भी एक दफ़ा आपने नज़रों से गुजार लेना है, क्योंकि इसका फ्लो चार्ट भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ का फ्लो चार्ट है, वाइल का, डू वाइल का, फॉर लूप का। तो ये डू वाइल का, फॉर का और वाइल का, ये तीनों आपने इस तरह से याद करने हैं। बाकी आप इसको स्किप कर दें, ये थ्योरी आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है। एक दफ़ा एग्जांपल है, एग्जांपल को आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं है। फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप में आपको क्या कह रहा है, फॉर लूप का जो सबसे पहले सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लूप्स के अंदर। तो फॉर लूप का सिंटैक्स ये है, ये जो फॉर लूप का सिंटैक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे फाइनल टर्म में भी पूछा गया था, तकरीबन 1 से 2 एमसीक्यू आते हैं और उसके अंदर एक ये क्वेश्चन शामिल था। तो इसको आपने इस तरह स्किप नहीं करना, इसको भी आपने इस तरह जो है वो याद कर लेना है। आपको सिंटैक्स आना चाहिए सबसे पहले, उसके अलावा आपने इस्तेमाल किस तरह करना है। आपने सबसे पहले देखें इसको इनिशियलाइज़ किया, फिर आपने यहाँ पर कंडीशन दी और कंडीशन देने के बाद आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को अप्लाई किया, आपका जो प्रोग्राम है यहाँ से रन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। टेबल का आपको इस तरह का जो टेबल है ये आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता था, लेकिन अब आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि अब आपका ग्रैंड क्विज है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। मैक्स मल्टीप्लायर, ये आपने टॉपिक अच्छी तरह याद कर लेना है, वेरिएबल मैक्स मल्टीप्लायर वगैरह वगैरह। इसका जो काउंटर कंडीशन है ये देखें यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने याद रखना है। तो तकरीबन आपने यहाँ से लेके वी कैन आल्सो से लेकर यहाँ तक अच्छी तरह इसको रीड आउट कर लेना है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। आगे अगर बात करें तो टेबल को ही आपको दोबारा रिपीट कर रहा है। टिप्स आपने तो फिर यही कहूँगा, टिप्स आपने इस तरह याद कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होती हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती हैं। आगे अगर बात करें तो लेसन नंबर 8 में आपको क्या कह रहा है, स्विच स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर जो स्विच स्टेटमेंट है या ब्रेक स्टेटमेंट अगर ना लगाइए तो क्या होगा। अगर देखें, अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहेगा और आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। ये आपने याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ की बात कर रहा है तो ये इफ़ का जो स्टेटमेंट है इसको भी याद रखना है, इफ़ कंडीशन की। और आगे इसने इफ़ एल्स की बात की हुई है, तो इफ़ एल्स का आपके पास क्या होता है, इफ़ का मतलब है कि आपने इफ़ यहाँ पर लगाया, उसके बाद आपने कंडीशन लिखी जिसने आपको यहाँ पर लिखी हुई है। इफ़ कंडीशन लिखने के बाद आपने प्रिंट करवा दिया, अगर तो वो काम ठीक है, ठीक है, अगर ये बात ठीक है तो अब आपका जो कंप्यूटर करेगा इसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा, वरना अगर ये बात ठीक नहीं है तो वो एल्स पार्ट में मूव कर जाएगा। एक और बात जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इफ़ के आगे आप सेमी कोलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पिछली दफ़ा बहुत दफ़ा बच्चों ने यहाँ ये गलत क्वेश्चन लगाया हुआ था कि इफ़ के आगे सेमी कोलन का इस्तेमाल होता है, इफ़ के आगे सेमी कोलन का इस्तेमाल नहीं होता, इफ़ कंडीशन के आगे ना एल्स के आगे। ये देखें, एल्स इफ़ के आगे भी नहीं हुआ हुआ, अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपको कौन सा एरर आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा। ये भी एमसीक्यूज है कि अगर हम जो है गलत लगा देते हैं तो कौन सा एरर आ जाएगा, तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। इसी तरह से स्विच स्टेटमेंट के आगे भी आप किसी को साइन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर भी कोलन या सेमी कोलन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें तो फ्लो चार्ट दे रहा है आपको, इसका आप वही बात है, स्किप कर सकते हैं। गो टू स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है ये भी आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है एक दफ़ा। गो टू स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कंटिन्यू स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और कंटिन्यू का देखें वो क्या कह रहा है, वी रिटर्न इट, हम इसे राइट कर सकते हैं किस तरह, इस तरह। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हम जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है उसको किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, या वो आपको कोलन लगा के देगा उस तरह लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि सेमी कोलन यहाँ पर है, कोलन नहीं है। सेमी कोलन और कोलन आपने जो है अच्छी तरह से याद कर लेना है। आखिर में यही कहूँगा, टिप्स आपने अच्छी तरह से एक दफ़ा पढ़ लेनी है। लेक्चर नंबर 9 की बात करें तो लेक्चर नंबर 9 में आपको क्या कह रहा है, डेव C++ के बारे में सारा इंट्रोडक्शन दे रहा है आपको। तो इसको आप आगे से देखें तो आपने फंक्शंस को क्रिएट करना है। फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए इसका सिंटैक्स क्या होता है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का जो क्वेश्चन था वो किसी भी 2020 में बच्चे के ना आया हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिटर्न वैल्यू क्या होती है ये आपने ओवरऑल पेज में आपको दिखा देता हूँ, 79 पेज है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो हम कमेंट्स लिखते हैं, क्या कमेंट्स में हम लिखने के बाद कोई फ़र्क पड़ता है? तो हमारे प्रोग्राम में कमेंट्स लिखने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स आपसे पूछा जा सकता है कि कमेंट्स लिखने के बाद हमारे में इसमें प्रोग्राम में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो बताएगा पड़ता है, ट्रू या फॉल्स आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा कमेंट्स को हम ये डबल जो स्लैश है इससे लिखते हैं, इसको आपने याद रखना है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या कह रहा है, सिंपल प्रोग्राम है, प्रोग्राम को आप स्किप कर सकते हैं। टिप्स आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है, सिंटैक्स भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं, आपने उसको नहीं छोड़ना सिंटैक्स वगैरह को।
नेक्स्ट अगर बात करें तो लेक्चर नंबर 10 की बात कर रहा है, तो हेडर फाइल्स क्या होती हैं ये आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। इसका पूरा टॉपिक देखिए, मैं आपको सिर्फ टॉपिक का नेम बता रहा हूँ, अगर मैं आपको ओवरऑल समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा। तो बस आपने इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से एक दफ़ा कि आपने हेडर फाइल्स क्या होती हैं, इसके अलावा फंक्शन को हम कॉल किस तरह करते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, इनके टॉपिक्स को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। टॉपिक्स को आपको मैंने बता दिया है, जो इंपॉर्टेंट लाइन होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये आपसे बहुत दफ़ा पूछा जाता है इसका मतलब क्या होता है 2πr। प्रोग्रामिंग में इसका मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग में इसका मतलब होता है 2। देखें, हम प्रोग्रामिंग में से इस तरह लिखते हैं, लेकिन एडिशनली इसे हम लोग 2πr लिखते हैं। और ये किसका फार्मूला होता है आपको पता है, ये सर्कुलर रेडियस का फार्मूला होता है। तो आपने इस तरह का जो क्वेश्चन है, मतलब मल्टीप्लाई वाला जो हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना। फिर कॉलिंग फंक्शन मैंने आपको शुरू में बता दिया, तो आपने इसको इस पैराग्राफ को इस तरह पढ़ लेना है, इसको भी आपने जो है वो स्किप नहीं करना। नेक्स्ट अगर लेक्चर की बात करें तो लेक्चर नंबर 11 में आपको क्या कह रहा है, लेक्चर नंबर 11 में आपको कह रहा है कि जनाब C++ के अंदर आप प्रोग्राम किस तरह लिखते हैं, अरे क्या होती है। तो अरे वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अरे वाला टॉपिक आपने इस तरह से याद कर लेना है। अरे क्या होती है, अरे की बात करें तो वो कह रहा है अरे, यहाँ से देखें, द कंसेप्ट ऑफ अरे इज़ एक्सप्लेन फर्दर अरेज इन सी लैंग्वेज। ये फर्दर आपको अरे का कह रहा है कि अभी हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप डिक्लेरेशन का कंसेप्ट देख लें कि डिक्लेरेशन ऑफ अरे इज़ एज फॉलो। जो डिक्लेरेशन होती है अरे के अंदर पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर अरे का नेम आता है और फिर साइज़ आ जाता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। एग्जाम्पल के थ्रू भी इसने आपसे यहाँ पूछा हुआ है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। आगे बात करें तो मेमोरी की आपको एग्जाम्पल दे रहा है, तो इसको भी आपने एक दफ़ा देख लेना है अच्छी तरह से। ये आपके पास सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम को आप स्किप कर सकते हैं। सिंपल प्रोग्राम को अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो आप पर कोई मसला क्रिएट नहीं होगा। टिप्स को आपने अच्छी तरह से एक दफ़ा दोबारा से पढ़ लेना, टिप्स को आपने स्किप नहीं करना। लेक्चर नंबर 12 की बात करें तो लेक्चर नंबर 12 में जो है आपका वही अरे का कॉन्सेप्ट दोबारा से आ जाता है। अरे इसका मतलब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अरे को आपने जो है वो स्किप नहीं करना। तो नल करेक्टर क्या होता है, जहाँ पर नल की बात होती है, नल करेक्टर इज़ यूज टू, ये देखें यहाँ से एक जो MCQ आपका बन रहा है कि द नल करेक्टर इज़ यूज टू डिटरमाइन वेयर द पॉपुलेटेड अरे हैज़ बीन एंडेड। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है, इसको भी आपने जो है वो स्किप नहीं करना। ठीक है, तकरीबन आपके 12 जो चैप्टर्स हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर करवाए हैं। वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है। इंशाल्लाह मैं आपको एक इसके लिए फ़र्दर मज़ीद जो वीडियो आपको बना के अभी आज ही जो है थोड़ी देर तक सेंड कर दूँगा, आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। आप फिलहाल जो 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर के इनको अच्छी तरह से आप एक दफ़ा पढ़ लें। इसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। कोई चीज़ समझ नहीं है तो आपने मुझसे अपने कॉन्सेप्ट में पूछ लेना है, और मैं आपको इंशाल्लाह जो कॉन्सेप्ट आपका वो क्लियर वहाँ पे कर दूँगा कमेंट्स में। मल्टी डायमेंशनल अरे, ये पूरा टॉपिक आपने पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको भी स्किप एक दफ़ा जो है नहीं करना। और आखिर में आपने जो टिप्स है इसको लाजमी याद कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही आपकी वीडियो थी। तकरीबन लेक्चर नंबर 12 तक मैंने कवर करवा दिया। आपको मज़ीद अगर फर्दर आगे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें। बाकी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो ग्रैंड क्विज़ की जो फाइल है जो 2020 में आई थी वो भी आपके साथ कोशिश करता हूँ वो शेयर कर दूँ। आपको कुछ भी समझ नहीं है तो मुझसे आपने कमेंट्स में पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिप्लाई करके एज सून एज पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा। वीडियो अच्छे लगने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ ग्रैंड क्विज़ खुद अटैम्प्ट करके 100% करेक्ट फाइल आपके साथ शेयर कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह हाफ़िज़।